कमोडिटी मार्केट से जुड़े तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट की आज बड़ी खबरें कौन सी है। तो सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो फेड के जो मिनट्स आए हैं उसमें सख्त रुख साफ दिख रहा है, हॉकिश कमेंट आए हैं और लग रहा है कि मार्च में जो फेड की जो बैठक होगी उसमें ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। 0.25% दरें बढ़ने की संभावना है। चांदी की अगर बात करें तो मार्च में फिर दरें बढ़ने की संभावना से यहां पर भी दबाव है। एमसीएक्स पर 1000 रुपए से ज्यादा टूट चुका है और कॉमेक्स पर करीब 2% की गिरावट दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो कल की तेजी के बाद आज यहां पर दबाव है, 1.5% के आसपास की कमजोरी है। ब्रेंट $80 के नीचे आ गया है। कोरोना की चिंता अब धीरे धीरे यहां पर भी हावी होती दिख रही है। नेचुरल गैस, सर्दी बढ़ने से यहां पर उत्पादन पर असर हो रहा है और लग रहा है जो उत्पादन एरिया है वहां पर फ्रीज हो गए हैं बहुत सारे पाइपलाइन, उसकी वजह से सप्लाई पर में दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद कॉपर की बात करें तो डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ है फेड के बयान के बाद से, उसका यहां पर दबाव है। जिंक की बात करें तो डिमांड कम है, स्लगिश डिमांड की खबर आ रही है और साथ ही डॉलर भी मजबूत हुआ है, उससे यहां पर दबाव है। निकेल की बात करें तो यहां पर भी मांग सुस्ती है और उससे भी यहां पर दबाव है। लेकिन एल्युमिनियम को लेकर खबर यह है कि यहां पर ग्लोबल डेफिसिट हो गया है। जिस तरह से एनर्जी कॉस्ट बढ़े हैं उस वजह से उत्पादन पर असर दिखा और खासकर के यूरोप में डेफिसिट की स्थिति है। तो ये कुछ बड़ी खबरें नॉन एग्री मार्केट की। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में मेन्ता की अगर बात करें तो एग्री एक्सपोर्ट जिस तरह से बढ़े हैं देश में, उसका फायदा यहां पर उठाता हुआ मेन्ता लग रहा है। उसे लग रहा है कि मेन्ता के भी एक्सपोर्ट आगे बढ़ेंगे। और कुछ और एग्री मार्केट में अगर बात की जाए तो वहां पर कॉटन, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग तेज हुई है, हल्दी में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है और घरेलू एक्सपोर्ट मांग मजबूत है, हालांकि आज के दिन काफी गिरा हुआ है। जीरे की बात करें तो उत्पादक राज्यों में ओलावृष्टि की आशंका से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। धनिया जहां पे मौजूदा सीजन में लग रहा है कि शॉर्टेज की स्थिति होगी। कैस्टर ओमिक्रॉन की वजह से मांग को लेकर अनिश्चितता है और ग्वार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, जहां तेज गिरावट दिख रही है। करीब 375 रुपए गोल्ड टूट चुका है और चांदी में 1000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किशोर नाने साहब है मोतीलाल ओसवाल से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर और कितना सस्ता हो सकता है सोना, क्या लग रहा है, किन स्तरों तक गिर सकता है यहाँ से? विषय मोहन, यहाँ पे जैसा जैसा फंडामेंटल्स, बेसिकली इकोनॉमी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं और दूसरा ब्याज दरों में जो यूएस के जो ब्याज दरों में जो बढ़त का जो उम्मीदें बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से यूएस का बॉन्ड यील्ड स्ट्रेंथन हो रहा है और उसके वजह से जो हम लोग में ये जो करेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इस जो प्रेशर है वो बना रहेगा कम से कम अगले हफ्ता 10 दिन के लिए। और एमसीएक्स गोल्ड आपको निचले स्तर में शायद 47,200 तक भी डाउन साइड जा सकता है और जहां तक सिल्वर की बात है प्रॉब्ली 60,500 60,300 तक भी डाउन साइड गिर सकता है। तो आई थिंक ये, बट मैं ये मानता हूँ प्रॉब्ली ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। जैसा जैसा ओमिक्रॉन का जो डर है वो थोड़ा सा निकल जाएगा, वापस इन्फ्लेशन जो है वो पर्दे के सामने आ जाएगा और मतलब मीडियम टर्म में शायद गोल्ड आपको स्लाइटली हायर, मतलब आपको $1950 तक अपसाइड दिख सकता है। बहुत जोर से गिरावट नहीं आएगा, बट शॉर्ट टर्म में प्रेशर बने रहेगा। ओके, शॉर्ट टर्म में प्रेशर की उम्मीद है। तो सर क्या 47,000 के नीचे खरीदने का मौका मिलेगा क्या गोल्ड को? 45,000 मुझे मुश्किल लगता है, प्रॉब्लम 46,800 तक मैं जगह देख रहा हूँ। बट अगेन सी, अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन और कोविड को लेकर जो सिचुएशन बहुत फ्लूइड है और दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अगर फेड ये नया वेव को ध्यान में रखते हुए अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्री दे देता है कि हाँ नहीं, 3 रेट हाइक के बदले में शायद 2 ही रेट हाइक होगा 2022 में, तो उस मामले में शायद आपको गोल्ड में बड़ा रैली भी देखने के लिए मिल सकता है। बट आज इस हालात में जो उम्मीद है मार्केट को, 3 रेट हाइक्स होंगे 2022 में और उसको ही डिस्काउंट करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। वो भी अगर देखेंगे तो अब दिसंबर में जो भी रैली हुआ है उतना ही करेक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। तो ओवरऑल आपका रेंज आप पकड़ के चलिए
1730 $1750 का नीचे में, ऊपर में 1830 और 1840-50 के आसपास का है। तो आई थिंक 1850 के ऊपर जब तक स्टेबलाइज नहीं होता है मार्केट, तब तक आपको ये रेंज बाउंड मार्केट ही देखने के लिए। ओके ओके, तो ये व्यू है सर। चांदी, काफी दर्शकों के कल फोन भी आ रहे थे, पूछ रहे थे कि चांदी कब खरीद ले। आज 1000 रुपए नीचे आ गई है चांदी। आप कौन सा लेवल सजेस्ट करेंगे जहां पर लोगों को एंट्री करनी चाहिए? चांदी में आई थिंक 58,000 के आसपास वैल्यू बाइंग दिखता है मुझे, मतलब 58,000 के आसपास, जहां आपको काफी आपको डाउन दिखता है अभी एज ऑफ नाउ। तो अगेन चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है गोल्ड के कंपैरेटिवली, जैसा आज भी देख रहे हैं। तो जब गिरावट होता है तो चांदी में थोड़ा सा ज्यादा ही गिरावट होता है, और नॉर्मली 2 टाइम्स या सर 2.5 टाइम्स के आसपास का आपका बीटा ज्यादा मिलता है। तो मेरे हिसाब से वैल्यू बायर्स है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो है, मैं 58,000 के आसपास का बाइंग का लेवल सजेस्ट करूंगा। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, प्रॉब्ली 60,300 60,400 के आसपास से एक पुल बैक रैली। ओके ओके, यानी किशोर जी को लग रहा है कि 58,000 के आसपास वैल्यू बाइंग के लिहाज से चांदी काफ़ी आकर्षक हो जाएगी, और गोल्ड में भी लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में दबाव है, लेकिन यहाँ से तेजी, अच्छी तेजी आएगी आगे। तो अब जो गिरावट है उसमें आपको देखना है कि किस तरह पर बेहतर मौके आपको मिल रहे हैं, तो इसको खरीदारी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया किशोर सर, आपने वक्त निकाला और गोल्ड, सिल्वर और पूरे बुलियन मार्केट का आउटलुक बताया, और किन लेवल्स पे एंट्री की ये भी लेवल्स बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ भाविक पटेल भी है। भाविक, आप बताइए, अब गोल्ड और सिल्वर को इंट्राडे के लिए खरीदना चाह रहा है तो किन लेवल्स पे आप खरीदने की सलाह देंगे, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा और बेचकर ही जाए आज के लिए, बाद में खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग मोहन जी। देखिए, कल का जो यूएस फेड की जो मिनट्स पब्लिश हुई है, उस हिसाब से तो देख के लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन थोड़ा प्रेशर गोल्ड में रहेगा। और कल नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आया था, इनफैक्ट प्राइवेट एडीपी का, वो भी थोड़ा अच्छा आया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि कल जो यूएस का एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, आई थिंक ये अच्छा आएगा। मे बी नेक्स्ट मंथ का थोड़ा कम आएगा, तो उसकी वजह से भी सोने में थोड़े दबाव दिखने को मिलेगी। तो आई थिंक आज के दिन ट्रेंड जो नेगेटिव है, तो मैं इंट्राडे में नेगेटिव ट्रेंड के हिसाब से ही इंट्राडे ट्रेड कॉल बोलूंगा, कि जहां पे सेल ऑन राइज गोल्ड फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 47,780 के करीब आता है, तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 47,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,900 का। चांदी की बात करें तो चांदी ऑलरेडी हम 1000 पॉइंट के नीचे दिख रहे हैं, रैली हो चुकी है। तो आई थिंक यहाँ से सेल या बाय मुझे अभी भी नहीं लग रहा है। आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, कि जहाँ पे 61,500 के करीब आता है, तो 60,000 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 62,000 का। ओके, तो भाविक जी की ये व्यू है इनकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जो आज बेचकर ही जाना चाहिए क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है, तो आज आपको बेचने में ही फायदा होगा। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां कल हमने नवंबर के ऊपरी स्तरों का लेवल भी देखा, यानी एक महीने से ज्यादा की ऊंचाई हमने कल देखा। 80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव गया, लेकिन अब वहां से नीचे आ रहा है, करीब करीब 1.5% नीचे है। एमसीएक्स क्रूड तो 0.25% नीचे है। जिगर धर्मशी भी हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से। जिगर, अब आप एनर्जी मार्केट पर बताइए, क्रूड में आज क्या करना चाहिए इस गिरावट में? लग रहा है कि और गिरेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि क्रूड में जो कल के रैली के बाद आज हमने मोस्ट ऑफ कमोडिटीज़ में गैप डाउन ओपनिंग देखी है, मुझे लगता है कि आज का जो क्रूड में जो करेक्शन है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5660 5650 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रूड आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, तो जो भी ट्रेड्स ले वो बिल्कुल ही स्टॉप्स के साथ लेना है। हमने देखा कि ओपेक ने अपना जो सप्लाई है फेब मंथ के लिए कंटिन्यू किया है, बट कहीं ना कहीं थोड़े डाउट्स भी है कि वो जो 4 लाख बैरल्स की जो सप्लाई बढ़ा रहे हैं वो क्या पूरी तरह से फुलफिल कर पाएंगे क्या, बिकॉज विद इन द ओपेक कंट्रीज कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर वो सप्लाई जितना एक्सपेक्टेड है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़े डाउट्स है, तो जिसके जैसे प्राइसेस को लोअर एंड पे थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलेगा। बट अगेन ओमिक्रॉन के कंसर्न्स है, नो डाउट। अभी तक काफी हद तक हमने स्टेटमेंट देखे हैं कि वायरस के नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, बट जो डेथ्स है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन है उसका कंसर्न्स अभी भी थोड़े बहुत लो है। तो कहीं ना कहीं डिमांड के जो इम्पैक्ट थे कि भाई अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड पे वापस दबाव होगा, तो वो अभी तक पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिक्स सिचुएशन है क्रूड के लिए, वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी।
बट यस, इंट्राडे के लिहाज से अगर देखना है तो सेलिंग करके चलना है, करंट मार्केट पे भी बेच के चल सकते हैं। 5780 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और 5660 के करीब टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आज के सेशन में। ओके, तो ये व्यू आ रही है कच्चे तेल को। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे वेल्स फ्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर सपोर्ट मिलने लग रहा है कि उत्पादन कम रहेंगे। भाविक, नेचुरल गैस पर आपकी राय? जी देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम यूरोप के फ्यूचर्स देखें तो लगातार तीसरा दिन है आज के जहां पे फ्यूचर अपसाइड दिख रहा है। हालांकि हमारे यहाँ जो यूएस के नेचुरल गैस है उसमें अगर फ्यूचर देखें तो उसमें थोड़ा दबाव है, तो उसकी वजह से आज हमें साइडवेज दिख रहा है। बट आई थिंक अभी भी यूरोप का अगर वेदर पैटर्न देखें तो और भी ठंडी लग रही है, और यूएस की वेदर पैटर्न देखें तो उसमें लग रहा है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 15 डेज में एटलीस्ट ये सीजन की जनवरी सबसे ठंड हो सकता है 3-4 महीने में। तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं हमें डिमांड राइज़ हो सकती है। और दूसरा अगर सप्लाई साइड देखें तो रशिया अभी भी सप्लाई कम कर रहा है, दे रहा है आई थिंक यूरोप को, क्योंकि उन लोगों को नॉर्थ 2 जो पाइपलाइन है उसमें देना है, पर अभी यूरोप हाँ नहीं बोल रहा है। तो उसकी वजह से भी यूरोप में कहीं न कहीं बहुत तंगी है। तो आई थिंक कि अभी भी नेचुरल गैस का अपसाइड जो है वो दिख सकता है। आई थिंक डाउनसाइड एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए लिमिटेड रहेगा। तो नेचुरल गैस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो 281 के करीब आता है, तो मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 288 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 278 का। बट ये नेचुरल गैस भी बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन करूंगा। ओके, यानी जब भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, क्योंकि नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल रहता है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां अक्रॉस द बोर्ड गिरावट है। हालांकि ये गिरावट कम ही है, आधे से 0.25% की कमजोरी दिख रही है, लेकिन कॉपर और निकेल यहां पर आधे % से ज्यादा की भी गिरावट दिख रही है। जिगर, आप बताइए कि कॉपर में दो अगर टॉपिक आपकी तरफ से आज के लिए क्या होंगे? जी, अगर बेस मेटल्स में देखें तो थोड़ा मिक्स्ड मोमेंटम मुझे दिख रहा है। तो कहीं न कहीं हमने देखा है कि रिसेंट तेज़ी के बाद हमने देखा कॉपर में 752 तक की तेज़ी आई थी, वहाँ से करेक्शन आया। निकल में भी ऑलमोस्ट 1580-85 तक की रैली आई, वहाँ से अब करेक्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कल के जो फेड के कमेंट्स आए, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हॉकिशली जो कमेंट्स है कि आने वाले साल में कुछ ये जो 3 रेट हाइक्स होगी, टेपरिंग काफ़ी फास्टन होगा। तो आई थिंक ये थोड़े कंसर्न से डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आई, यील्ड्स में बढ़ोतरी आई, तो जिसकी वजह से जो बेस मेटल्स है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बेस मेटल्स एज अ कॉम्प्लेक्स उनके जो इंडिविजुअल फंडामेंटल्स है वो काफी मिक्स्ड है। जहां पर हम अगर मैं टॉप पिक की बात करूं तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी है जिसके फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो प्राइसेस को सपोर्ट मिला है वो अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी है जिसको बाय में रखना चाहिए। तो करंट लेवल से अगर थोड़ा करेक्शन आता है 229.75, तो वहां पर खरीदारी करना काफी अच्छा रहेगा। 228 का स्टॉप लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 233 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर जो सेकंड पिक होगी वो जिंक होगी। जिंक में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है, प्राइसेस काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आ सकता है। आपने भी बताया कि जिंक के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि प्राइसेस हायर लेवल्स पे सस्टेन कर सके, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आएगा। हालांकि इंट्राडे ट्रेड्स ही लेने चाहिए, तो जिंक में 290.50 के लेवल्स पे काफी अच्छी पिक वाली का मौका लेना चाहिए। 292 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और निचले स्तरों पर 287 से 286 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, यानी दो कॉल जो जिगर की तरफ से है, जिंक है जिसको बेचने की सलाह है 290 पे आप यहां पर बेचे, टारगेट है 287 का, और एल्युमिनियम को खरीदने की सलाह दे रहे हैं 229 रुपए 75 पैसे के लेवल पे। जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको यहां पर 228 का, टारगेट दे रहे हैं 233 रुपए का। भाविक, आपकी तरफ से बेस मेटल्स में आज टॉपिक कोई एक बताइए। मैं कॉपर के रिकमेंडेशन सेल करूंगा, क्योंकि कॉपर में अभी हमने देखा है कि फंडामेंटल्स में भी थोड़ी बहुत वीकनेस आ रही है। अगर शंघाई की इन्वेंट्री देखें तो 11 स्ट्रेट वीक्स के बाद पहली बार इन्वेंट्री बढ़ी है, क्योंकि अभी जो पोर्ट्स में जो सारे इन्वेंट्रीज थे अभी वो स्मेल्टर्स और प्रोडक्शन के पास वापस आना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। और दूसरा अगर हम देखें तो कल डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ हुआ है, ये इंटरेस्ट रेट हाई के एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से भी बेस मेटल्स में प्रेशर दिख रहा है। और कॉपर 752-53 एक रेजिस्टेंस है कि वहाँ पे ही वो अटक रहा है अगर टेक्निकली देखें। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे में कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए, कि जहाँ पे जानुअरी कॉन्ट्रैक्ट 742 के करीब अगर आता है तो एक अच्छा पॉइंट है सेलिंग के लिए, 737 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 746 इंट्राडे का।
ओके, यानी कॉपर यहाँ पर बिकवाली की सलाह भाभी की तरफ से 742 पे आपको बेचना है। जो टारगेट लगाना है वो है 737 का, स्टॉप लॉस है 746 का। एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, तो कॉपर और जिंक को बेचना है और एल्युमिनियम को खरीदना है। ये तीन कॉल दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अब करेंसी मार्केट पर देख लेते हैं, जहां पर आज हल्की कमजोरी दिख रही है। जब शुरुआत हुई थी तो 6 पैसे के आसपास कमजोरी के साथ शुरुआत हुआ। जिगर, करेंसी मार्केट पर आपका आउटलुक 7450 के आसपास है, क्या करें यहाँ पर? जी देखिए, मुझे लगता है कि यूएसडी एनआर में कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड का मोमेंटम बना हुआ रहेगा। कल हमने ज़रूर से देखा कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अच्छी रैली आई है, बट उसके बावजूद अगर हम एज अ पैर देखें तो रुपये में उतना डेप्रिसिएशन नहीं आया है। बिकॉज हमने देखा कि पिछले 2-3 सेशंस में डोमेस्टिक एक्विटीज़ और बाकी जो फैक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले आज के सेशन में, आने वाले 2 दिनों में रुपये का जो ओवरऑल मूव रहेगा वो कहीं ना कहीं एक रेंज मोमेंटम में रहेगा। निचले स्तरों पे 7430 एक अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स ब्रेक होंगे। और ऊपरी स्तरों पे 74.75 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये एक ओवरऑल रेंज रहेगा, इसी दायरे में चलता हुआ रहेगा। ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें कुछ फर्दर क्लैरिटी मिलेगी कि डायरेक्शन किस तरफ जाएगा। ओके ओके, ये भी भाविक, आप करेंसी पर क्या आउटलुक दोगे? आपका क्या आउटलुक है? देखिए, थोड़ा ओवरसोल्ड ज़रूर से हो गया है करेंसी के, जहाँ पे 7640 से हमने 7430 के एक कहीं ना कहीं 11 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है, रुपी स्ट्रेंथ हुआ है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भले ही तेज़ी हुई है, पर हमारे यहाँ इनफैक्ट रुपी डेप्रिशिएट नहीं हुआ। और जैसे मैंने बताया कि अभी इक्विटी मार्केट में जो इनफ्लो आ रहा है तो उसकी वजह से रुपी में भी डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड हो गई है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब भी एक ट्रेंड 11 से 12 कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में आता है तो वहां से रिवर्सल होता है। जी मुझे जी, लग रहा है कि आई थिंक 7470 के ऊपर जाता है तो हमें और ओके अपसाइड देखने ओके को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट पे भाविक और जिगर का। चलिए हमारे साथ आईएमबी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जेनामनी साहब है, जिनसे मौसम का अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि कई राज्यों में, खास करके राजस्थान में ओलावृष्टि हुई है और लगातार 8 जनवरी तक इस तरह के अलर्ट भी जारी हुए हैं। जेनामनी साहब, क्या लग रहा है किन किन राज्यों में इसका असर होगा, ओलावृष्टि का और पाले का और बेमौसम बारिश का? देखिए, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कल वाला था उसका तो इम्पैक्ट ऑलमोस्ट खत्म है, जो उत्तर पश्चिम भारत में है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जो है उत्तर प्रदेश में बारिश होगा आइसोलेटेड, लेकिन जो सेकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बहुत एक्टिव है। ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसका इम्पैक्ट चल रहा है। और ये आगे बढ़ के जो है 7th नाइट ऑनवर्ड जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा जगह में जो है सीवियर वेदर देगा। पर्टिकुलरली जो 7th नाइट और 8 मॉर्निंग है, दिल्ली में भी अच्छा बारिश होगा 8 तारीख को, 7 नाइट को। और उसके साथ साथ जो पंजाब हरियाणा है वो 8 तारीख को भी हैवी रेनफॉल होगा। और जो 7th और 8th जो है जम्मू कश्मीर में मतलब कौन कौन से एग्री बेल्ट होंगे जहां पर असर होगा और किन फसलों पर इसका असर हो सकता है? एक्चुअली ये देखिए, जैसे आप बताया कि ये जो है पिछले वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इतना बोले जो हेलस्टॉर्म हुआ था, साइज बहुत छोटा था, उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं था। रेन किया, लेकिन रेन भी हैवी नहीं था। और जो आने वाला है वो 7 का नाइट में जो है वो बड़ा बड़ा जो है ना हेलस्टॉर्म हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है वार्निंग जारी किए हैं। पर्टिकुलरली जो हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगह में हम लोग हेलस्टॉर्म वार्निंग दिए हैं 7th नाइट 8 मॉर्निंग को। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी एक्टिव है। और उसके साथ साथ विदर्भ में तो होता है हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, इसीलिए विदर्भ के लिए हम लोग थोड़ा लंबा टाइम रखते हैं। 7, 8, 9 जो है, मतलब 8, 9, 10 3 दिन है विदर्भ के लिए। 7 को भी हो सकता है कल। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश तो होता ही है, मध्य प्रदेश काफी इम्पैक्टेड होता है। वो सेंट्रल इंडिया जो है ज्यादा हेलस्टॉर्म होता है। और जैसे लास्ट सिस्टम था 28-29 दिसंबर में भी अच्छा ही हेलस्टॉर्म हुआ था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ में। इस बार भी 7, 8, 9 को होने का चांस है और एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। हमने येलो वार्निंग भी जारी किया है, ऑरेंज वार्निंग भी जारी किया है विदर्भ और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए 8 तारीख को। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया जेनामनी साहब, आपने अलर्ट दिया और लोगों को बताया कि किन किन राज्यों को लेकर अलर्ट है और कब से कहां तक ये बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। शुक्रिया जेनामनी साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ संदेश के लिए।
और जिगर, आपका भी शुक्रिया, भाविक आपका भी शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला और कमोडिटी मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।